बच्चों, ये कहानी शुरू होती है 1945 में वसंत के महीने में, जब एक 11 वर्षीय हेलमुट नामक जर्मन लड़का अपने माता पिता को कुछ गंभीर बातें कहते हुए सुनता है, जैसे कि मित्र राष्ट्र हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें मार देंगे, जैसे हमने यहूदी और अपाहिजों को मारा था। इसके बाद उसके पिता अगले दिन उसके साथ घूमने जाते हैं, खेलते हैं और फिर अपने दफ्तर में अपने आप को गोली मार लेते हैं, क्योंकि वो एक नाज़ीवादी थे। अब ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, हम इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की घटना है, जब जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय हुआ था। बच्चों, इसकी वजह से राजनीति में बहुत परिवर्तन आया। हेलमुट के पिता पक्के नाज़ीवादी थे और एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का राजनेता और तानाशाह था। ये दुनिया के खतरनाक तानाशाहों में से एक था। हिटलर के सामने पूरा विश्व कांपता था। हिटलर की वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान गई। बच्चों, हिटलर और नाज़ीवाद की जड़ें हमें प्रथम विश्व युद्ध में मिलती हैं, अर्थात बिना प्रथम विश्व युद्ध की कहानी जाने हम नाज़ीवाद और हिटलर को नहीं जान सकते। तो आइए पहले हम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था की संक्षिप्त जानकारी हासिल करें। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि 20वीं शताब्दी के आते आते यूरोप का हर राष्ट्र उपनिवेशवाद के चलते विस्तारवाद में लगा हुआ था। जर्मनी भी इससे अछूता नहीं था। वह भी यूरोप महाद्वीप के बाहर और अंदर विस्तारवाद की नीति अपनाता है। और यूं तो जर्मनी शुरू से ही शक्तिशाली राष्ट्र था, परंतु उसकी इच्छाएं उसे और अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहती थी और उसके पास हर तरह के संसाधन उपलब्ध भी थे, लेकिन उसके और पाने की चाहत ने उसने मित्र राष्ट्रों पर हमला कर दिया। बच्चों, अब ये मित्र राष्ट्र क्या होते हैं? बच्चों, 20वीं शताब्दी में यूरोप के लगभग सभी विस्तारवादी उपनिवेशिक राष्ट्र दो समूहों में बंट गए थे और गुप्त समझौते करने लगे थे, तथा ये राष्ट्र मुख्यतः जिन दो समूहों में बंटे थे उनमें एक समूह का नाम मित्र राष्ट्र था, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और इटली प्रमुख थे। दूसरा समूह, जिसे हम धुरी शक्ति के नाम से जानते हैं, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य मुख्य रूप से शामिल थे। बच्चों, 1914 में जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों पर हमला करना शुरू किया तो वो जीत गया और उसने फ्रांस की ज़मीनों पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसे करते करते जर्मनी ने आसपास लगते अन्य देशों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में जर्मनी सफलता हासिल करता जा रहा था, क्योंकि अभी तक अमेरिका इस युद्ध से दूर था। लेकिन 1917 में अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, मतलब उसने मित्र राष्ट्रों का साथ देते हुए इस युद्ध में भाग लिया, जिससे जर्मनी की हार हुई। बच्चों, शुरू में तो यह युद्ध विश्व युद्ध नहीं था, यह केवल जर्मनी और फ्रांस तक सीमित रहा, परंतु धीरे धीरे इस युद्ध ने बाकी के देशों को भी स्वार्थ के चलते अपने साथ जोड़ लिया और ये एक विश्व युद्ध बन गया, जिसमें अंत में जर्मनी को और उसके सहयोगियों को मुंह की खानी पड़ी। अब दूसरे देश इस लड़ाई में क्यों आना चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि अगर वे जीत जाते हैं तो उन्हें इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि उस समय यूरोप में औपनिवेशिकवाद और विस्तारवाद अपने चरम पर था। इसीलिए वो इस युद्ध का हिस्सा बन गए। बच्चों, हमने जाना कि 1918 में साम्राज्यवादी जर्मनी अपनी ताकत खो चुका था
और उसने मित्र राष्ट्रों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। सम्राट ने अपना पद त्याग दिया था। अब वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका मिला। इसी सिलसिले में जर्मनी के वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके कारण अब जर्मन वाइमर गणराज्य बन गया। वाइमर संविधान में वर्णित विशेषताओं की चर्चा हम इसी में आगे करेंगे। आओ पहले हम वाइमर गणराज्य के जन्म के बारे में जानें। वाइमर गणराज्य का जन्म। बच्चों, वाइमर गणराज्य की शुरुआत 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद हुई। नई राजनीतिक व्यवस्था तैयार की गई, जिसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सब वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। पहले विश्व युद्ध की पराजय के बाद विजयी देशों ने जर्मनी पर बहुत सारी शर्तें लगा दी, जिसके बाद जर्मनी को इस हार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी। जर्मन जनता की खिलाफत और युद्ध का असर। बच्चों, अब जर्मन लोग इस नई राजनीतिक शैली से खुश नहीं थे, क्योंकि जर्मन पर लगाई गई शर्तों और बहुत बड़े भुगतान को वहाँ के लोगों को ही चुकाना पड़ रहा था। इसके साथ युद्ध में हुई तबाही का कारण भी उन्हें ही माना गया, जिसको उन्होंने अपना अपमान समझा। पहले विश्व युद्ध के बाद उन पर कई शर्तें लागू की गई। मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जर्मनी पर अपना अधिकार जमा लिया था तथा अपने अपने नुकसान की भरपाई करने लगे थे, क्योंकि इन सभी यूरोपीय देशों की आर्थिक और वित्तीय हालत बदतर हो गई थी। जो देश कभी दुनिया को कर्ज देते थे, आज वो दुनिया से कर्ज मांग रहे थे। जर्मनी पर वर्साय की संधि के अनुसार बहुत सारी शर्तें लगाई गई तथा इस गणतंत्रीय सरकार ने इस पर नवंबर में हस्ताक्षर भी किए। वर्साय की संधि की शर्तें इस प्रकार थी। नंबर 1, जर्मनी की आबादी का 10% हिस्सा मित्र राष्ट्रों के पास चला गया। 13% जमीन का भाग जर्मनी ने खो दिया। लोहे का 75% भंडार जर्मनी के हाथ से निकल गया। 26% कोयला भंडार भी मित्र राष्ट्रों ने ले लिया और जर्मनी के बहुत सारे खनिज पदार्थों पर भी मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया। और इतना ही नहीं, जर्मनी की हिम्मत को तोड़ने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भंग कर दिया। साथ ही साथ युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ, जो भी तबाही हुई, उसके लिए जर्मनी को दोषी ठहराते हुए उसके ऊपर लगभग 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया, जिसको जर्मनी ने चुकाने की बहुत कोशिश की पर पूरी तरह से चुका नहीं पाया और उसी के साथ ही अर्थव्यवस्था के साथ उसे जूझना पड़ा। वाइमर सभा में भाग लेने वाले लोगों को जर्मनी में नवंबर के अपराधी कहकर बुलाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी इसलिए कहा जाता था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई थी उस पर वाइमर गणतंत्र ने नवंबर में हस्ताक्षर किए थे और इसी गणतंत्र की वजह से ये वर्साय की संधि की शर्तें जर्मनी के ऊपर लादी गई थी। तो लोग समझते थे कि यही गणतंत्र या लोकतांत्रिक सरकार है जिसकी वजह से आज जर्मनी की आर्थिक हालत बदतर हो गई है। इसीलिए लोगों का गणतंत्र व लोकतंत्र से मोह भंग होने लगा। सैनिकों को राष्ट्र में आम लोगों से ज़्यादा सम्मान से देखा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने युद्ध के समय जो खंदकों में जीवन व्यतीत किया था वो बहुत दर्दनाक था और उन्होंने कई कई दिन भूखे प्यासे रहकर लाशों के साथ जो वक्त व्यतीत किया था, उसके लिए उन्हें किसी हीरो से कम नहीं समझा जा रहा था। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार से जो राष्ट्रवादी विचारों वाले जर्मन सैनिक थे वो सबसे ज़्यादा आहत हुए थे और उन्हीं में से एक था हिटलर। बच्चों, अब हम जर्मनी में राजनीतिक रेडिकलवाद यानी आमूल परिवर्तनवाद
और आर्थिक संकट पर चर्चा करते हुए हिटलर के उदय पर और नाज़ीवाद पर पहुंचेंगे। अब ये दौर था जब रूस में बोल्शेविक क्रांति की स्थापना हुई तथा तभी जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की स्थापना हुई, जो एक रेडिकल संगठन था। स्पार्टकिस्ट समाजवादी डेमोक्रेटिक लोगों के साथ मिलकर वाइमर में रैली, धरना या जुलूस निकालने लगे, जो जर्मन में लोकतांत्रिक राजनीति के विरोध में था, जिसको वाइमर गणराज्य ने फ्री कोर नामक सैनिक संगठन के साथ मिलकर नाकाम कर दिया। इसके बाद स्पार्टकिस्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी और समाजवादी और ये कम्युनिस्ट आपस में कट्टर दुश्मन बन गए, जिसका फ़ायदा आगे हिटलर को मिलता है। इसके बाद राजनीतिक रेडिकल विचारों यानी कट्टरपंथी सोच को 1923 के आर्थिक संकट से और अधिक बल मिला, क्योंकि जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध कर्जा लेकर लड़ा था। अब उसका भुगतान सोने के रूप में करना था, जिसकी वजह से एक अमेरिकन डॉलर की कीमत बढ़कर 24,000 मार्क से 9,88,60,000 मार्क तक पहुंच गई। बच्चों, मार्क जर्मन की मुद्रा थी। सोचो, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई जिसकी वजह से लोगों का एक ब्रेड का पैकेट खरीदना भी मुश्किल हो गया। इस तरह कीमतें बढ़ती गई और फिर इसको अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। बच्चों, जब चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं तो उसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। बच्चों, स्पार्टकिस्ट का आपको पता चल गया है। आपको बोल्शेविक क्रांति के बारे में खुद से जानकारी हासिल करनी है। जर्मनी को इस बुरे संकट में देखकर अमेरिका ने डाव्स योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने हर्जाने की राशि और शर्तें दोबारा तय की। 1924 से 1928 तक अमेरिका से लिए कर्जे की वजह से जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, जो कि 1929 के शेयर बाजार गिरने से रातों रात बंद हो गई। अमेरिका में कीमतों की गिरावट को देख लोग अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर में 1,30,00,000 शेयर बिक गए। 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई, जिसका सीधा असर जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। लोग बेरोज़गार हो गए और बेरोज़गार लोगों के पास अब कोई काम ना होने के कारण वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने लगे। कारोबारी लोग, चाहे वह छोटे हों या बड़े, सब अंदर ही अंदर से डर रहे थे कि कहीं एक दिन वो मज़दूर न बनकर रह जाएं। किसान भी कीमतों की गिरावट की वजह से परेशान थे। बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया था। जर्मनी में वाइमर गणराज्य की कमियों की वजह से गणराज्य में कभी भी तानाशाही और अस्थिरता हो सकती थी। इसकी दूसरी वजह वाइमर संविधान का अनुच्छेद 48 था, जिसका मतलब था राष्ट्रपति को अध्यादेशों के जरिए आपातकाल लागू करने तथा नागरिक अधिकार खत्म करने का अधिकार था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं थी। अनुच्छेद 48 का जमकर दुरुपयोग हुआ और लोगों का लोकतांत्रिक और संसदीय व्यवस्था से विश्वास खत्म होने लगा।